हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस के टाइप्स और उसके ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे फंक्शन कितने टाइप के होते हैं और उनका ग्राफ कैसे बनता है, ये सब बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बहुत ही अच्छे से केयरफुली से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। तो बच्चों देखो, जो हमारा फंक्शन है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है। ये जो हमारा फंक्शन है वो मेनली कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का। तो 3 टाइप्स में जो हमारा पहला फर्स्ट टाइप है बच्चों, वो हम बोलते हैं उसको अलजेब्रिक फंक्शन। इसके बाद से बच्चों देखो, अलजेब्रिक के बाद हमारा आता है सेकेंड नंबर का जो फंक्शन है टाइप, वो है ट्रांसेंडेंटल। और थर्ड जो हमारा टाइप है, थर्ड टाइप जो है हमारा, वो है कंडीशनल फंक्शन। तो बच्चों कंडीशनल फंक्शन हमें एक एक करके हर एक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस। बच्चों पहले अलजेब्रिक फंक्शन देखने से पहले ये हम आपको बता दें, अलजेब्रिक होता क्या है। जब कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन एक साथ आने लगता है तो उसको हम बोल देते हैं अलजेब्रिक। जैसे देखो, अगर x है तो ये हमारा वेरिएबल होता है। अगर 2x + 3, तो देखो ये 2 हमारा कांस्टेंट है, x क्या है हमारा वेरिएबल है, और फिर 3 क्या है कांस्टेंट है। तो ये जब ऐसे आने लगा, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन एक साथ में आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन कितने टाइप का होता है बच्चों? मेनली हमारा अलजेब्रिक जो फंक्शन है वो 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा पॉलिनोमियल। फर्स्ट टाइप हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल जैसे बच्चों एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताएं, x² + 5x + 6, इस टाइप का जो भी आपको इक्वेशन मिलेगा, फंक्शन मिलेगा, ये सब क्या होंगे? पॉलिनोमियल होंगे। इसके बाद से हमारा जो सेकेंड टाइप होता है वो होता है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन जैसे बच्चों देखो, आपको एक यहां पे px/qx टाइप का फंक्शन मिलेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रहेगा p/q टाइप का फंक्शन मिलेगा, तो इसको हम रेशनल बोल देते हैं। उसके बाद से हमारा आता है बच्चों इरेशनल फंक्शन। तो जो हमारा इरेशनल फंक्शन होता है, लाइक दैट अंडर रूट में x, ठीक, अंडर रूट में x² + 1 ऐसे रूट में आए तो हमारा इरेशनल फंक्शन होता है। तो बच्चों इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे, एक एक करके सबके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद से देखते हैं बच्चों हमारा ट्रांसेंडेंटल। हम इसको ट्रांसेंडेंटल क्यों बोलते हैं? ट्रांसेंडेंटल इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि इसमें जो भी फंक्शन आएंगे उन सारे फंक्शन का जो एक्सपेंशन होगा वो इनफाइनाइट टर्म्स तक होता है, इस वजह से हम इसको ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं। तो ट्रांसेंडेंटल में हमारा जो फर्स्ट आता है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, e⁻x, a⁻x, ये सब क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसके बाद से हमारा सेकेंड आता है इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन। इसके बाद से देखो बच्चों, लॉगरिथमिक के बाद से लॉगरिथमिक में हमारा एग्जांपल के तौर पे log x + 1 इस टाइप का जो फंक्शन आएंगे जिसमें log हो, उसको हम लॉगरिथमिक फंक्शन बोलेंगे। इसके बाद से जो हमारा c है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको देखो क्या क्या आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारा sin x, cos x, tan x, ये सारी चीजें आएंगी। उसके बाद से हमारा इसमें डी पार्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, इन सब में आएंगे। तो बच्चों ये हमारा ट्रांसेंडेंटल हो गया। इसके बाद से हमारा कंडीशनल फंक्शन। कंडीशनल फंक्शन में देखो, कंडीशनल फंक्शन, इसको कंडीशनल क्यों बोलते हैं? जो हमारा कंडीशनल फंक्शन होता है वो x के लिए डिफाइंड होता है, x की कुछ वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है, इसलिए इसको हम कंडीशनल बोलते हैं। जितना भी इसमें फंक्शन रहेगा सब फंक्शन पे कंडीशन लगा रहेगा। हाँ, ये जो फंक्शन है इस पे एक कंडीशन है, आपको बताया जाएगा, ठीक, हर एक कंडीशनल फंक्शन के बारे में बताएंगे और उसका क्या कंडीशन है ये भी बताया जाएगा। तो ये सब कंडीशनल कैटेगरी में आते हैं। तो देखते हैं कंडीशनल कैटेगरी में कौन कौन सा आता है। तो कंडीशनल कैटेगरी में हमारा जो फर्स्ट है वो है मॉडुलस फंक्शन।
इसके बाद से इसमें सेकेंड जो आता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। फिर जो हमारा इसमें आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। और फिर हमारा जो इसमें डी वाला पार्ट जो आता है वो हमारा डी वाला पार्ट है सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। बच्चों हमारा और दो फंक्शन होते हैं, लिस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, तो लिस्ट इंटीजर होता है, हाँ लिस्ट इंटीजर बस बचा इसमें। तो लिस्ट इंटीजर उतना कोई हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे सब फंक्शन हो गए बच्चों। मॉडुलस में जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, मॉड एक्स आ जाएगा, मॉड एक्स प्लस 1, इस तरह मॉड लगा रहता है, इसलिए इसको मॉडुलस फंक्शन बोलेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप बच्चों ऐसे पढ़े होंगे, एक क्लोज ब्रैकेट जैसा रहता है, इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं। जैसे इसमें लिख दिया गया एक्स, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इस पे कंडीशन लगा रहता है, इसमें भी कंडीशन लगा रहता है। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को बच्चों आप करली ब्रैकेट से ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसके बारे में भी बताया जाएगा। सिग्नम फंक्शन है, तो सिग्नम फंक्शन भी हमारा डिफाइंड फंक्शन होता है, इसको हम एक एक्स के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डिफाइंड करते हैं, ठीक। तो इसके बाद से हम लोग बच्चों क्या करेंगे, एक एक करके सब कुछ। तो हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो बच्चों देखो पॉलिनोमियल होता क्या है पहले देख लेते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं, पॉलिनोमियल इन एक्स इज इक्वल टू, देखो बच्चों ए नॉट आता है, ए कांस्टेंट है एक्स के पावर एन, फिर आएगा हमारा a1 एक्स के पावर n-1, जितना यहाँ पे रहता है उतना यहाँ पावर में कम रहता है, ये आपका चलता जाता है लास्ट तक जाता है, और लास्ट में बनता है हमारा an। और देखो x के पावर n-n, तो x के पावर 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको हटा देते हैं, x के पावर n-n को शो ही नहीं करते हैं। इसके बाद से हमारा यहाँ पर लिखा रहता है a0 इज इक्वल टू नॉट 0। ये जो है a0 ये हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। 0 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता है, जब ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो x की पावर n वाला टर्म हमारा गायब हो जाएगा। जबकि इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है, डिग्री क्या होता है, डिग्री जो होता है वो किसी भी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम एक्सपोनेंट, मैक्सिमम पावर, इसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो बच्चों देखो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू a0 एक्स के पावर n प्लस a1 एक्स के पावर n-1 और लास्ट में an तक गया है, ये जो हमारा फंक्शन होता है पॉलिनोमियल एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। इसके बाद से इस पॉलिनोमियल का डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन ये है कि जो भी हमारा वेरिएबल है x, उसका जो पावर होना चाहिए, उसका जो पावर होना चाहिए नॉन निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, नॉन निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। ये बच्चों बहुत ही कॉमन का चीज़ है, जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव करने का मतलब है आपका होल नंबर 0 से स्टार्ट कर लो, 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3, मतलब जो भी हमारा वेरिएबल है उसके पावर में 0 1 2 3 ये नंबर हो सकते हैं। न कि हमारा निगेटिव नंबर आएगा, न ही हमारा फ्रैक्शन का नंबर आएगा, न ही हमारा अंडर रूट में कोई आएगा नंबर, ऐसे नहीं होगा। तो देखते हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बताएं तो अगर हम कहें x के पावर 2/3 प्लस 5, ये हमारा पॉलिनोमियल है नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो पावर होना चाहिए ये नॉन निगेटिव होना चाहिए। नॉन निगेटिव तो है, लेकिन एक चीज़ और है, इंटीग्रल पावर होना चाहिए। इंटीग्रल का मतलब होल नंबर, जैसे आपका 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 1, ये सब पावर होने चाहिए, ठीक। लेकिन ये फ्रैक्शन में दे दिया है, इस वजह से हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। इस वजह से पॉलिनोमियल फंक्शन, जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे होगा। इसके बाद से देखो बच्चों, अगर हम कहें अंडर रूट में x प्लस 1, तो ये अंडर रूट में x प्लस 1 ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे इरेशनल फंक्शन में, ठीक। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, जो भी हमारा वेरिएबल है उसमें उसके पावर में नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट होना चाहिए। हमारा बेसिक पॉलिनोमियल क्या है देख लेते हैं। बेसिक पॉलिनोमियल, हर एक पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं इस वीडियो में, बस कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट है उसी पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, उसके बाद एक एक करके उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिक पॉलिनोमियल
तो बच्चों देखो बेसिक पॉलिनोमियल में हमको पढ़ना क्या है, पहला है जीरो, ए बेसिक पॉलिनोमियल फंक्शन कर लेना, ए बेसिक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो जीरो फंक्शन है हमारा, पहले जीरो फंक्शन, इसको पूरा अगर पढ़ोगे तो जीरो पॉलिनोमियल फंक्शन भी लिख सकते हैं। फिर देखो इसमें हमारा आएगा कांस्टेंट फंक्शन, इसको पूरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। जो हमारा थर्ड है वो आएगा हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। फिर इसमें जो हमारा फोर्थ है, आइडेंटिटी के बाद आएगा हमारा लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन। एक एक करके हम लोग हर एक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। और ई वाला जो है आएगा हमारा, मतलब फिफ्थ वाला जो पार्ट आएगा वो होता है, उसको बोलते हैं हम पावर फंक्शन, पावर फंक्शन। ठीक, तो बच्चों ये बेसिक पॉलिनोमियल है, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जीरो पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन, आइडेंटिटी पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर से लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन और पावर पॉलिनोमियल फंक्शन, आप पूरा पढ़ सकते हैं। तो इसमें हमसे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीरो फंक्शन। तो हमारा जीरो फंक्शन क्या होता है, इसको हम देखते हैं। तो हेडिंग डालेंगे जीरो फंक्शन, जीरो पूरा क्या बोले पढ़ने के लिए, जीरो पॉलिनोमियल फंक्शन भी आप पढ़ सकते हो। तो जीरो फंक्शन क्या होता है बच्चों, अगर हम कहें एफ एक्स, इसका मीनिंग क्या होता है एफ एक्स का, वाई, वाई या एफ एक्स पूरे कैलकुलस में सेम होता है, वाई बोलो या एफ एक्स बोलो दोनों सेम चीज़ है, इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अगर आपको ऐसे नहीं समझ पाता तो डायरेक्ट वाई इज इक्वल टू जीरो। ये जो हमारा फंक्शन है इसको हम बोलते हैं जीरो फंक्शन। अगर बच्चों इसका हम लोग ग्राफ बनाएं जीरो फंक्शन का, तो जीरो फंक्शन का ग्राफ देखो कैसे बनता है। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। अब देखो हम कहें y इज इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू जीरो वाली लाइन है क्या, हमको मालूम ये है कि x एक्सिस पे आप कहीं भी जाओ, x एक्सिस पे ओरिजिन होता है, x एक्सिस पे कहीं भी जाओ तो y की वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। या तो आप राइट साइड जाओ या तो आप लेफ्ट साइड जाओ, हर जगह y की वैल्यू क्या आता है, जीरो। यानी ये जो हमारा लाइन है, ये जो लाइन है ये किसका ग्राफ है हमारा, y इज इक्वल टू जीरो का, ये y इज इक्वल टू जीरो का ग्राफ है हमारा। तो आपको जीरो फंक्शन का कोई बोले ग्राफ बनाने के लिए तो y कौन सा एक्सिस होगा हमारा, x एक्सिस हो जाएगा, ये जीरो फंक्शन। अब देखो बच्चों हम इसमें बात करेंगे पूरे हर एक ग्राफ में हम तीन चीज़ों बात करेंगे। पहला चीज़ डोमेन, डोमेन क्या होगा किसी भी फंक्शन का, फिर से उसका कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन, और फिर हम रेंज, ये तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे हमारा कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी के बारे में भी आप लोग डिस्कस कर सकते हो, और फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इन सब के बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, ये सारे इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो बच्चों देखो डोमेन होता क्या है, पहले आप लोग समझ लो डोमेन क्या होता है। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन अगर आप लोग डिफिनीशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। अब सुनो बच्चों, ये तो आपका डिफिनीशन हो गया, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो जैसे हम कहें y इज इक्वल टू है आपका कोई फंक्शन है 1/x, y इज इक्वल टू 1/x, तो हमको ये बताना है कि इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन का मीनिंग अभी डिफिनीशन यही बताए हैं कि द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, जो भी हमारा फंक्शन है वो डिफाइन हो, एक्स की वो वैल्यू जिस पे हमारा फंक्शन डिफाइन हो। तो हम जब y इज इक्वल टू 1/x में देखते हैं, अगर आप कोई भी नंबर रखो, पूरा रियल नंबर रखो, ठीक, लेकिन इस रियल नंबर में अगर आप यहाँ जीरो पुट कर दो x की जगह पे, x की जगह कितना पुट कर दो, जीरो, तो जब जीरो हम पुट करेंगे तो 1/0 बनेगा, और 1/0 क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट, ये अनडिफाइंड आ जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू जीरो पे ये हमारा फंक्शन है, ये डिफाइंड ही नहीं है, तो ये हमारा जो जीरो है, जीरो ये इसके डोमेन में आएगा ही नहीं,
तो x का वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। तो हमारा जो 0 है इसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, इस वजह से ये हमारे डोमेन में x इक्वल टू 0 हमारे डोमेन में नहीं होगा। तो अगर हम इसका अगर डोमेन लिखना चाहें y इक्वल टू 1/x का, तो रियल नंबर में से क्या आपको माइनस करेगा और करना पड़ेगा 0। रियल नंबर में से क्या आपको हटाना पड़ेगा 0। बाकी आप कोई भी नंबर रखो ये सेटिस्फाई करेगा। आप कोई भी नंबर रख लो, x की कोई भी वैल्यू रख लो, x की कोई भी वैल्यू आप रख लो, सेटिस्फाई करेगा सिवाय 0 के। लेकिन आप जैसे ही 0 रखोगे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। और डोमेन का डिफिनीशन क्या है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, और हमारा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अनडिफाइंड। तो आई होप आप लोग डोमेन का मीनिंग समझ में आया होगा। फिर देखो बच्चों, कोडोमेन क्या होता है। जैसे हम कहें आपसे, आप 11th में पढ़े होगे, इसको हम क्या पढ़ते हैं, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो जो हमारा e होता है a, ठीक, e जो होता है इसको हम बोलते हैं डोमेन, a को हम बोलते हैं डोमेन, और जो हमारा b लिखा रहता है इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। इसको बोलते हैं हम कोडोमेन। ये जो कंप्लीट सेट होता है, बी का जो कंप्लीट सेट होता है इसी को हम कोडोमेन बोलते हैं। हम आपको मैपिंग से थोड़ा समझाना चाहेंगे। देखो बच्चों, हम यहाँ पे एक फंक्शन ले रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, डोमेन और रेंज, कोडोमेन, ये सब समझ में आ जाएगा इसमें। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9। बच्चों देखो, ये हमारा सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक। 1 का जो रिलेशन है वो 5 से है, 2 का रिलेशन है 6 से है, और 3 का रिलेशन है वो 7 से है, 4 का है 8 से है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ 9 बच जा रहा है, तो 9 हमारा बच रहा है। तो देखो बच्चों, ए जो हमारा है ए, इस पूरे सेट को हम क्या बोलेंगे, डोमेन। इस पूरे सेट को हम क्या बोलेंगे, डोमेन। ये जो हमारा सेट बी है, इस पूरे सेट को, ये जो पूरा हमारा सेट बी है, बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 को क्या क्या एलिमेंट है, 5, 6, 7, 8, ये सारे हमारे एलिमेंट हैं, और 9 भी है, एक कंप्लीट सेट। तो ये जो हमारा कंप्लीट सेट बी है इसको हम बोलेंगे कोडोमेन। तो जो हमारा बी हो गया वो इसको क्या बोलेंगे, कोडोमेन। ये हमारा हो गया कोडोमेन। अब रेंज का अगर आपको डिफिनीशन लिखना है, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, अगर हम मान ले इसको, ये हमारा x है और ये हमारा क्या है, एफ एक्स है, ठीक। x की वैल्यू हम रख रहे हैं तो हमको ये एफ एक्स मिल रहा है। इस मतलब डोमेन पे जो जो हमको वैल्यू मिल रहा है, डोमेन पे, डोमेन 1 है तो उसमें 5, फिर 2 है तो 6, 3 पे 7, 4 पे 8। तो हमारे डोमेन के लिए जो वैल्यू डिफाइंड है सेट बी में, इसी को हम रेंज बोलेंगे। हमारा तो रेंज में क्या कौन सा नंबर आ जाएगा, रेंज में हमारा नंबर आएगा 5, 6, 7, 8। तो रेंज का आप डिफिनीशन लिख सकते हो, द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। और किस वैल्यू पे, डोमेन पे। जो हमारे डोमेन पे, यहाँ पे डोमेन में 1, 2, 3, 4 है, तो हमको क्या मिला, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं मिल रहा है, ठीक। तो 9 हमारा रेंज में नहीं आएगा। 9 किस में आएगा, कोडोमेन में। तो बच्चों एक चीज आप लोग ध्यान देना, हमेशा जो हमारा रेंज होता है, रेंज जो होता है वो हमारा सबसेट होता है। किसका, कोडोमेन का सबसेट होता है, कोडोमेन का। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये इक्वल का साइन लगाया, इक्वल का साइन का मतलब देखो सुनो इधर, अगर हम इसको यहाँ पे 9 को हटा दें, तो देखो यहाँ पे हमारा कोडोमेन क्या है, पूरा एक कंप्लीट सेट बी है। हम यहाँ से 9 को हटा दिए, एक कंप्लीट सेट हमारा बी हो गया, कोडोमेन। रेंज भी हमारा क्या है, रेंज भी हमारा सेम ही है, जितना कोडोमेन है वही हमारा रेंज है। तो कभी कभी क्या होता है, कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल भी हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाए हैं। सबसेट का मतलब कोडोमेन का एक पार्ट होता है, रेंज जो है कोडोमेन का एक पार्ट होता है। तो आई होप आप लोग को कोडोमेन, रेंज और डोमेन ये सब समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं जीरो फंक्शन पे। हमारा जीरो फंक्शन क्या था, तो बच्चों जीरो फंक्शन में आपको बताना है इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। ये हमारा ग्राफ y इक्वल टू 0 का, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू
जीरो का, तो y इक्वल टू जीरो का हो गया। अगर हम आपसे पूछे इसका डोमेन क्या है, डोमेन, तो डोमेन देखो बच्चों, आप x की कोई भी वैल्यू लोगे, x की कोई भी वैल्यू लो, इसमें y की हमेशा क्या वैल्यू मिलेगी, जीरो। मतलब डोमेन इसका क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, तो डोमेन r हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे इसका को डोमेन कितना होगा, को डोमेन में, तो को डोमेन भी क्या होगा, r ही होगा। देखो बच्चों, जब डोमेन बोले तो x एक्सिस पे देखो वैल्यूज, और जब को डोमेन बोले तो y एक्सिस पे देखो। जब रेंज बोले, रेंज, तो रेंज हमारा देखो, रेंज y का कितना वैल्यू मिल रहा है, y का इसमें कितना वैल्यू मिल रहा है, केवल एक सिंगल वैल्यू मिल रहा है, और वो भी कौन सा, जीरो, यानी ए पॉइंट, ओरिजिन वाला पॉइंट। ठीक, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, एक्सेस पे y जीरो होगा। तो y को हमको y एक्सेस पे अगर देखना है आपको, तो यहाँ पे y एक्सेस पे जाओगे तो जीरो, यहीं पे रह जाओगे ओरिजिन पे, तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, बस एक जीरो। तो डोमेन r, को डोमेन r और रेंज जीरो। तो हमारा सेकेंड है कांस्टेंट फंक्शन, बी पार्ट है हमारा इसका, पॉलिनोमियल का सेकेंड है कांस्टेंट फंक्शन। तो बच्चों देखो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। कांस्टेंट फंक्शन में हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू के, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। या आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू के। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझाएं आपको, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे आपको दे दिया जाएगा y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल टू -5 का ग्राफ बनाओ। तो ये जो y इज इक्वल टू 4 है, -5 है, केवल इसमें नंबर आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इसमें वेरिएबल नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। तो हम यहाँ पे जनरल कोई कांस्टेंट के ले लिए हैं, इस के की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो इसका जो ग्राफ है, y इज इक्वल टू के का, देखो बच्चों, अगर आप x की कुछ भी वैल्यू आप पुट करोगे, y की हमेशा क्या वैल्यू मिलने वाली है, k मिलने वाली है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये कोई पॉइंट है k, और यहाँ से एक लाइन देखो ड्रा कर रहे हैं पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल। तो ये जो हमारा ग्राफ होगा ये हो जाएगा y इज इक्वल टू के का ग्राफ, इनफाइनाइट तक उधर जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, k है। देखो बच्चों, जीरो पे अगर हम जीरो यहाँ पॉइंट लें तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा, k। अगर मान लो -1 है यहाँ, तो -1 पे भी वैल्यू क्या मिल रहा है, k। अगर यहाँ मान लो +1 है तो भी वैल्यू हमको क्या मिलेगा, k। मतलब आप x की कोई भी वैल्यू लोगे, हमेशा y की वैल्यू क्या मिलने वाला है, k। तो अगर हम आपसे पूछें इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, डोमेन, तो डोमेन देखो बच्चों, ये x के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, इसलिए इसका जो डोमेन हो जाएगा वो r हो जाएगा, यानी -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। अगर इसका हम रेंज पूछे, रेंज कितना आएगा, तो रेंज बताओ कितना आएगा। रेंज में हमारा क्या, केवल y की वैल्यू क्या मिल रहा है, k। x की कोई भी वैल्यू आप रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिल रहा है, k। तो रेंज क्या हो जाएगा, k। ठीक, तो ये हमारा हो गया डोमेन, ये रेंज, और हमारे कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल बनता है। ठीक, तो अगर आप मान लो आपको दे दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे आपको ग्राफ बनाने के लिए y इज इक्वल टू 4 का, ठीक, तो y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ कैसे बनेगा आपका, आपको x एक्सिस y एक्सिस बनाना है, और देखो 4 है तो x एक्सिस के एबव होगा, ऐसे 4 पे आप लाइन ड्रा कर दो x एक्सिस के पैरेलल, तो ये जो हमारा लाइन होगा ये y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ बन जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन पे क्वेश्चन देखते हैं, आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x अपान कॉस की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x। ये आपको क्वेश्चन दिया है, एफ एक्स की वैल्यू दिया है, और आपको फाइंड करना है F2020, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। मतलब F आप 2020 की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो बच्चों आपके दिमाग में क्या आएगा, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जाओगे तो आपके माइंड में पहले यही आएगा कि जो भी हमारा x है उसके जगह पे आपको क्या रखना है, 2020। लेकिन नहीं, आप पहले इस फंक्शन को, जो भी गिवन फंक्शन है उसको कुछ आप सॉल्व करो, फिर उसके बाद से हम वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू ये हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को ऐसे सेम रखेंगे। देखो एक कॉस स्क्वायर एक्स है प्लस
इस साइन के पावर 4x को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपान ये हो जाएगा आपका कॉस के पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपान कॉस के पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर को आपको सेम रखना है, डिनोमिनेटर यहाँ सेम है। फिर इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर यहाँ पे ब्रेक करेंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे, तो आएगा हमारा 1 प्लस कॉस की पावर 4x माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपान हो जाएगा कॉस के पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये जो हमारा ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स और ये प्लस का 1 कॉस स्क्वायर एक्स है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स में से 1 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस की पावर 4x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान ये बच जाएगा आपका कॉस की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, अब हम इस 1 और कॉस स्क्वायर एक्स को एक पास रखेंगे, तो जब इसको एक पास लाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा और इस कॉस की पावर 4x है। फिर देखो ये कॉस के पावर 4x है, नीचे साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा हमारा, साइन स्क्वायर एक्स बनेगा। ये साइन स्क्वायर एक्स बन गया, एक क्या बनेगा कॉस के पावर 4x अपान नीचे कितना है कॉस के पावर 4x और साइन स्क्वायर एक्स। तो आप लोग ध्यान से देखो, जो डिनोमिनेटर में लिखा है सेम नंबर न्यूमरेटर में लिखा है। कॉस के पावर 4x इधर लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स, दोनों नंबर सेम है। तो जब सेम नंबर रहे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट के कितना बन जाएगा 1। तो यहाँ से जब एफ एक्स को हम सॉल्व किए तो कितना बना 1, मतलब ये हमारा कौन सा फंक्शन आ गया, कांस्टेंट फंक्शन आ गया। एफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो आपको वैल्यू किसका निकालना था, एफ 20 की वैल्यू निकालना था। तो बच्चों ये बताओ इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था, तो हमारा एफ एक्स आ गया है 1। अगर एक्स की जगह पे आप 20 पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा 1। तो हमारा आंसर आ गया एफ ऑफ 20 का आंसर 1 हो गया। तो इस तरह से हमारा कांस्टेंट फंक्शन था। तो इस टाइप का अगर अभी आपको कभी क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन को जो भी गिवन फंक्शन रहे उसको सॉल्व करना है, फिर उसमें वैल्यू पुट करनी है। अब इसके बाद से हमारा थर्ड है, इसमें सी पार्ट है। हमारा ये हो गया जीरो फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, और अब हम पढ़ेंगे अब क्या आइडेंटिटी फंक्शन। तो हमारा सी है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन बच्चों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो देखो आइडेंटिटी फंक्शन हमारा होता क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, या आप ऐसे लिख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स। तो जो हमारा y इज इक्वल टू एक्स है ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। बच्चों देखो अगर आप x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे y की सेम वैल्यू मिलेगा। अगर आप x इज इक्वल टू 1 पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या मिलेगा 1। अगर आप x इज इक्वल टू 2 पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या मिलेगा 2। तो जो x की वैल्यू है वही हमको y की वैल्यू मिल रहा है, इस वजह से हम इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। इसका हम ग्राफ देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन का। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए अगर हम आपसे कहें ये पॉइंट कौन सा है 0, तो जब x की वैल्यू आप 0 लोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगा 0। यानी हमारा जो भी ग्राफ है ओरिजिन से होके जाएगा। हमेशा पहले बच्चों आपको कुछ भी दिया रहे ओरिजिन टेस्ट जरूर करो, कोई भी ग्राफ बनाना रहे तो पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो ग्राफ है ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू आप 0 पर पुट करो, जो भी आपका इक्वेशन दिया रहा है, उसके बाद से y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ गया 0, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 आ गया। इसका मीनिंग ये है कि जो भी हमारा ग्राफ है कहाँ से पास कर रहा है ओरिजिन से।
अब देखो अगर हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, मान लो यहाँ पे 1 है, तो y की वैल्यू हमको कितना मिल रहा है 1। अगर हम कहें x की वैल्यू -1 लें, -1, तो y की वैल्यू कितना मिलेगा -1। यहाँ देखो ये -1 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितना मिल जाएगा हमको -1। अब इन पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें बच्चों, अगर इन सब पॉइंट को हम ज्वाइन करें तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, और वो भी कहाँ से पास करता है, ओरिजिन से। एक स्ट्रेट लाइन मिलता है और वो भी ओरिजिन से पास करता हुआ जाता है। तो ये हमारा हो गया y = x का ग्राफ, y = x का ग्राफ। अगर हम आपसे कहें, आप क्लास 11th में y = mx, इसको आप पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में क्लास 11th में। तो y = mx, यम जो होता है वो हमारा स्लोप होता है। यम क्या होता है, स्लोप। और यम की वैल्यू क्या होता है, यम की वैल्यू होता है tan थीटा। तो बताओ बच्चों, अगर हम यहाँ पे कहें आपको, तो यहाँ पे ये बताओ x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, y = x में x का कोफिशिएंट कितना है 1। तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करो तो m की वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और m किसके इक्वल है, tan थीटा। तो हमारा यह tan थीटा की वैल्यू कितना है 1। तो थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, π/4 या 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। देखो जब y = केवल x रहता है तो हमारा लाइन ऐसे पास कर रहा था, ठीक। और ये x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, 45। स्लोप हमेशा x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखा जाता है, ठीक, और पॉजिटिव लेते हैं। तो ये हमारा 45, y = x जो लाइन है वो 45, x एक्सिस से कितने एंगल पे, 45 पे। अब बच्चों यहीं पे देखिए, अगर हम आपसे कहें y = -x का ग्राफ बनाओ, y = -x का ग्राफ बनाओ आप, तो देखो इधर y = -x। अगर माइनस नहीं रहता है तो हमारा लाइन यहाँ ओरिजिन से पास करता और ऐसे पास करता, ठीक। अब हमारा यहाँ पे आ गया है माइनस, तो माइनस जब आ गया है तो अगर हम यहाँ पे लिखें tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू कितना आएगा, -1। तो यहाँ से हमको थीटा कितना मिलेगा, 135 डिग्री। ये 135 की वैल्यू होता है -1। तो जो भी हमारा लाइन है बच्चों, अब ये ऐसे नहीं पास करेगा, ठीक। इसको आप बना के देख भी सकते हो। जैसे रखो, अगर हम x की जगह पे इसमें पुट कर रहे हैं, x की जगह पे 0, तो y हमें को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर हम मान लो x की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं तो हमको y क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो अगर ये हमारा 1 है तो y हमको क्या मिल रहा है, -1 यहाँ पे मिलेगा हमको। ये हमारा -1 हो गया, ठीक। अगर बच्चों अगर इसमें हम -1 x की जगह पे -1 पुट करें, ये रहा -1, तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो y की हमको वैल्यू क्या मिलेगा, +1। तो ये आपस में यहाँ पे मिलेंगे। अगर इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें तो जो हमारा लाइन है वो ऐसे पास करेगा, हमारा लाइन है वो ऐसे पास करने लगेगा, ठीक। तो देखो बच्चों, ये जो हमारा लाइन है ये y = -x का था, y = -x का था। इसमें ऑब्जर्व करने वाली ये चीज़ है, जैसे देखो इसका स्लोप कितना बन रहा था, स्लोप चेक करते हैं। यहाँ से यहाँ कितना होगा हमारा 90 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना होगा 45 डिग्री। तो ये टोटल हमारा एंगल कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल कितना होगा, 90 + 45 यानी 135 डिग्री। कितना होगा, 135 डिग्री। तो एक चीज़ आप लोग को याद ये रखना है, अगर सुनो, अगर x जो है x इसका कोफिशिएंट माइनस रहे, इसका कोफिशिएंट माइनस रहे, तो जो हमारा लाइन है वो हमेशा ऐसे जाएगा, ठीक, ऐसे जाएगा। ये लाइन है ऐसे रहेगा, दिख रहा है, ये लाइन ऐसे रहेगा। अगर y = x, अगर +x है हमारा, यहाँ पे देखो +x है, यहाँ पे -x था, तो 135 एंगल पे x एक्सिस से। अब देखो अगर +x रहे तो हमारा जो लाइन था वो कैसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ठीक। तो जो भी लाइन है अगर स्लोप पॉजिटिव रहे तो लाइन जो भी हमारा बनेगा ये ऐसे बनेगा, ठीक। तो अभी इसको आगे हम डिस्कस करेंगे।
तो आप बना सकते हो y इज इक्वल टू यक्स का लाइन कैसे था, ये y इज इक्वल टू यक्स का लाइन है, ये हमारा लाइन ऐसे जा रहा था। इस लाइन का डोमेन क्या होगा, डोमेन हो जाएगा r, रेंज क्या होगा, रेंज भी हो जाएगा r। y की हर वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, x की हर वैल्यू के लिए y का हर एक वैल्यू मिलेगा, इस वजह से इसका भी रेंज कितना हो जाएगा r। अब बच्चों देखो ये y इज इक्वल टू यक्स का ग्राफ था, फिर हम बना रहे थे y इज इक्वल टू माइनस एक्स का। तो y इज इक्वल टू जो माइनस एक्स का ग्राफ है वो हमारा कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का हमारा ग्राफ हो गया। तो इसका अगर आप डोमेन बताओ तो डोमेन सेम मतलब r ही रहेगा, रेंज भी क्या रहेगा, r ही रहेगा। रेंज देखने के लिए हमेशा क्या देखते हैं, y एक्सिस में। ये y एक्सिस में ग्राफ कहाँ जा रहा है, ये प्लस इनफाइनाइट तक और इधर माइनस इनफाइनाइट तक। तो पूरा y कवर कर रहा है, इसलिए रेंज r हो जाएगा और डोमेन भी r हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग को यहाँ पे ये मतलब एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हमारा प्लस में रहे, x का कोफिशिएंट प्लस में रहे, तो जो लाइन होगी हमारा ऐसे हमेशा जाएगा। ठीक, लाइन जो होगी ये ऐसे बनेगा। अगर माइनस स्लोप रहे, देखो निगेटिव में, x निगेटिव में है, इसका कोफिशिएंट निगेटिव में रहे, तो जो भी हमारा लाइन बनता है ऐसे बनता है। अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जब लीनियर फंक्शन, तो इसमें हम बताएंगे आपको। तो जो हमारा लाइन है वो ऐसे बनेगा। ठीक, इसके बाद से हमारा जो फोर्थ है d, वो है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन बच्चों लीनियर क्यों बोलते हैं, जब वेरिएबल का पावर 1 रहता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लीनियर। तो यहाँ देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो इसमें वेरिएबल का पावर कितना है, 1। ठीक, तो यहाँ पे इसलिए इसको हम लीनियर बोलेंगे। ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आप लोग स्ट्रेट लाइन क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे। तो इसका जो ग्राफ बनता है मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे बनेगा इसका ग्राफ। हमेशा देखो बच्चों, हम लोग को अप्रॉक्सीमेट ग्राफ बनाते हैं, एग्जैक्ट ग्राफ से मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा एग्जाम में अप्रॉक्सीमेट ग्राफ से काम चल जाता है। ठीक, तो देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पहले क्या हम बताए थे, आपको ओरिजिन का पॉइंट पुट करना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो y की वैल्यू कितना मिलेगा, c मिलेगा। यहाँ पे 0, ये 0 हो जाएगा, c मिल जाएगा। यानी यहाँ पे 0 तो यहाँ पे मान लो कहीं यहाँ पॉइंट c है। ठीक, अब देखो बच्चों हम ये चेक करेंगे जो हमारा x का कोफिशिएंट है वो प्लस या माइनस है। ये m है, यहाँ पे नहीं लिखा है प्लस है माइनस है। तो देखो अगर नहीं लिखा तो हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, हम इसको यहाँ पे क्या ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं। तो अगर हम प्लस लेते हैं तो अभी हम बताए थे जब x का कोफिशिएंट प्लस में रहता है तो लाइन हमारा ऐसे पास करता है। ठीक, तो इस लाइन को c से पास करा दो, तो ये जो हमारा ग्राफ बन जाता है ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है। और एक ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। ये जो भी हमारा ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर हम आपसे पूछे इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन, तो डोमेन क्या होगा, r होगा। x की हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है। डोमेन आपको बता चुका हूँ, x की वो वैल्यू जिसपे फंक्शन डिफाइंड हो उसको डोमेन बोलते हैं। तो x की अगर कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे, हर एक वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r। फिर इसका रेंज कितना आएगा, रेंज। तो रेंज बताओ, रेंज देखने के लिए आपको y एक्सिस में ग्राफ देखना है। ये y एक्सिस में ग्राफ देखो, यहाँ से पूरा इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक इधर जा रहा है, और ये जो ग्राफ है इधर बढ़ाते जाओ, ये माइनस इनफाइनाइट जा रहा है। यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इसका मीनिंग r। ये जो हमारा r होता है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट का नंबर होता है। ठीक, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ हो गया। तो आप लोग इसको अच्छे से ड्रा कर लो। इस पर मैं कुछ आप लोग को क्वेश्चन कराता हूँ। हाँ, तो इस पर हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं लीनियर फंक्शन पे। अगर हम आपसे बोल दें y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, इसका आपको ग्राफ ड्रा करना है। y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, तो आप लोग ग्राफ कैसे बनाओगे, आपको पहले क्या करना है, y एक्सिस और x एक्सिस ड्रा कर लेना है। अब देखो ये y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, पहला स्टेप क्या है आपको ग्राफ ड्रा करने का। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो आप इसमें पॉइंट रख रख के भी ग्राफ बना सकते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। ठीक, थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करना है। आप इसमें पॉइंट रख के, x की वैल्यू रख के, y की वैल्यू निकाल के फिर यहाँ से पॉइंट ज्वाइन करके कर सकते हो, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं। तो देखो स्मार्ट वर्क कैसे होगा, आपको इसमें पहला स्टेप करना क्या है। फर्स्ट स्टेप ये देखो, पहले
इसमें आपको देखना है जो यक्स हमारा है यक्स, इसका कोफिशिएंट प्लस में है कि माइनस में है। तो हमको दिख रहा है जो यक्स है हमारा उसका कोफिशिएंट यहाँ प्लस का 2 है। ठीक, अब यहाँ पे कितना लिखा है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक, बस आपको साइन से मतलब रहना चाहिए, प्लस है कि माइनस है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, पहला स्टेप चेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो हम जब चेक करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जब चेक करेंगे तो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, तो हमारा ये प्लस आ रहा है, पॉजिटिव। ठीक, अब हमको आइडिया लग गया जो भी हमारा लाइन होगा वो ऐसे बनेगा। ठीक, जो भी हमारा लाइन होगा ऐसे बनेगा, न कि ऐसे बनेगा। ये आपका रीजन मैं बता चुका हूँ। इसके बाद से हमको स्टेप 2 में देखो क्या करना है। स्टेप 2 में आपको x इज इक्वल टू 0 पुट करना है। जब आप x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे इस इक्वेशन में तो आपको y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4। मतलब आपको y एक्सिस पे ये +4 कहीं यहाँ पे मिलेगा। ये +4 आ रहा है तो x एक्सिस के एबव होगा। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आप यहाँ 4 से ऐसे पास होती हुई एक लाइन ड्रा कर देना है। ये आपका ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू 2x + 4 का। अगर आपको इस पॉइंट को फाइंड आउट करना हो तो बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारा y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो y कोऑर्डिनेट इसमें रख दोगे 0 तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा। तो हमको इससे मतलब नहीं है। अगर आपको कहीं क्वेश्चन में ऐसा पूछे तो आप इस पॉइंट को भी निकाल सकते हो। कैसे, y को 0 रख देंगे तो x की वैल्यू हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा लाइन हो गया, ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू 2x + 4 का। जो भी हमारा ग्राफ मिलता है एक लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मिलता है। अब इसके बाद से बच्चों देखो ये तो हमारा ग्राफ हो गया 2x + 4 का। अगर हम आपसे कहें इसी में आप ग्राफ बनाओ 2x - 4 का ग्राफ बनाओ। ठीक, तो -4 का ग्राफ बनाने के लिए सुनो, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू, तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू कितना मिलेगा, -4। 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितना मिलेगा, -4। अब जो हमारा ये 4 था, ये +4 यहाँ नहीं है, अब कहाँ पे है, ये -4 यहाँ पे है y एक्सिस पे। ठीक, अब आपको सोचोगे कैसे ड्रा करना है, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से ऐसे लाइन बस ड्रा कर देना है, 4 से पास होना चाहिए बस। ये हमारा ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू 2x - 4 का। तो बच्चों आई होप आप लोग को 2 क्वेश्चन करा दिए। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर सकते हो। ठीक, आपको जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपको ड्रा करना हो y इज इक्वल टू 100x + 50 का। ठीक, तो आपको क्या करोगे, सिंपली ये सब 150 देख के डरना नहीं है, आपको डायरेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना है। और उसके बाद से x की वैल्यू आप डायरेक्ट क्या देखो 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, +50। तो यहाँ मार्क कर लो कहीं +50 होगा। उसके बाद से देखो हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या x का जो कोफिशिएंट है वो प्लस में है कि माइनस में है। तो हमारा किस में है, प्लस में। इस वजह से जो हमारा लाइन है वो ऐसे पास करेगा, 50 से ऐसे पास करेगा। तो ये हमारा लाइन है ऐसे पास करेगा। अगर आपसे पूछा कोई इसका बताओ इस ग्राफ का रेंज क्या है, तो r, डोमेन क्या है तो r। तो इस तरह हमारा ग्राफ बन जाएगा। अगर -50 बोल दे तो अगर माइनस हमारा यहाँ पे मिलता, -50 यहाँ मिलता, तो जो लाइन है ऐसे पास करती। ठीक, इसके बाद से बच्चों हम फिर देखते हैं हम निगेटिव वाले का। निगेटिव एक्सिस, निगेटिव में जब कोफिशिएंट आ जाए, x का कोफिशिएंट जब निगेटिव हो जाए तो उसका ग्राफ कैसे बनता है। तो उस पर एक एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू, वही एग्जाम्पल लेते हैं -2x + 4। अब यहाँ पे देखो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो गया है, निगेटिव। x का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो गया है, निगेटिव। तो हम क्या करेंगे, अब पहला स्टेप आपको क्या है, चेक करना है x का जो कोफिशिएंट है वो कैसा है, निगेटिव है। तो हमको आइडिया लग गया जो भी हमारा लाइन होगा वो ऐसे पास करेगा। ठीक, ये ऐसे बनेगा, जो भी लाइन हो वो ऐसे ही बनेगा, ऐसे नहीं बनने वाला। ठीक, इसके बाद से देखो ये तो हमको आइडिया लग गया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करो। तो जब 0 पुट करो, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो हमको y क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, प्लस का 4 मान लेते हैं यहाँ कहीं है, लेट कर लिए। अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनाते हैं, एग्जैक्ट ग्राफ से मतलब नहीं है। तो y इज इक्वल टू हमारा 4 आ गया। अब बच्चों देखो हमको ये माइनस है तो आपको ये नहीं लगना चाहिए, जो लाइन हमारा ऐसे नहीं पास करेगा। लाइन हमारा कैसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा। तो आप 4 से लाइन ऐसे ड्रा कर लोगे। ठीक, ऐसा क्यों होता है सब, क्योंकि स्लोप की वजह से। स्लोप यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, समझ में आया, स्लोप हमारा निगेटिव हो जाता है। मतलब जो जितना भी स्लोप आए
और 90 डिग्री से ज़्यादा ही रहेगा तो लाइन हमारा ऐसे पास करेगा। तो ये हमारा हो गया -2x + 4 का। अगर हम कह दें आपको y = -2x - 4 का ग्राफ बनाओ तो कहाँ से जाएगा? अगर मान लो ये -4 है, -4, तो लाइन आप कैसे ड्रा करोगे? लाइन ऐसे ड्रा करोगे तो आपका ये लाइन हो जाएगा, ये -4 का लाइन हो जाएगा, ठीक, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ऐसे। तो y = -2x - 4 का। तो आई होप आप लोग को आइडिया लग चुका होगा ये लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, आप लोग इजीली ड्रा कर लोगे। इसके बाद तो हमारा नेक्स्ट है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन बच्चों, पावर फंक्शन कहने का मतलब क्या है? जो हमारा वेरिएबल x है उसके पावर में नंबर आने लगे। जैसे मान लो x² आ गया, आपको x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर 8 ... x की पावर 1000 ऐसे, या x की पावर 3, x की पावर 5, x की पावर 7, x की पावर 9 ... x की पावर मान लो 999, ठीक, जितना मर्जी। अब देखो इसमें हम क्या लिखे हैं? इवन है, केवल इसमें इवन पावर वाला है, इवन पावर है इसमें सब। पावर जो हमारा क्या है? इवन है, ये पावर इवन हो गया। इसमें क्या लिखे हम? जो भी पावर है वो हमारा क्या है? ऑड है। पावर हमारा क्या है? इसमें ऑड है। ये पावर इवन था, इसमें पावर ऑड है। अब देखो बच्चों, आपको जैसे x² का जैसे कोई बोल दे ग्राफ बनाने के लिए, तो जब आप x² का ग्राफ सीख जाओगे तो आपसे कोई भी इवन पावर का ग्राफ पूछे, x की पावर 4, 6, 8, 100, 1000, जितना भी x के पावर में होगा सेम इसी के जैसे ग्राफ बनेगा, ठीक। डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन हमको हमेशा क्या अप्रोक्सीमेट ग्राफ से मतलब है, एग्जैक्ट ग्राफ से मतलब नहीं है, ठीक। तो आप ये जानो x² का ग्राफ अगर आपको आ गया, इसका डोमेन रेंज आप निकाल लेंगे तो x के पावर में कुछ भी आए 4, 6, 8 सबका सेम होगा और ग्राफ भी वैसे ही बनेगा। सेम कंडीशन यहाँ ऑड पावर में भी है, x के पावर 3। और देखो ax के पावर 2 आता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका क्वाड्रेटिक ही चलता है। ये क्या है? x के पावर 3 आया तो क्यूबिक, तो आपका इसमें क्यूबिक क्वाड्रेटिक सब डिस्कस हो रहा है। तो यहाँ पे ऑड पावर, अगर x के पावर 3 का ग्राफ आपको आ गया तो आप x की पावर 5 का, 7 का, 9 का, मतलब x की पावर में अगर ऑड नंबर रहे सबका ग्राफ आप लोग बना ले जाओगे। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों देखो, जो हमारा पावर फंक्शन है इसमें हमारा दो कंडीशन हो जाएगा पावर फंक्शन में। पहला क्या? पहला जब पावर क्या हमारा हो? इवन हो। पावर हमारा क्या हो? इवन हो, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या हो जाए? पावर हमारा क्या हो जाए? पावर या एक्सपोनेंट ऑड हो। तो देखो इधर इसमें क्या कैसे बनेगा? इवन। इवन का मतलब कैसे दिखाते हैं इसमें? देखो y = x के पावर 2n, x के पावर 2n। 2n ये जो नंबर है वो इवन नंबर को बताता है, ठीक। इसमें क्या लिखे हम? y = x के पावर 2n + 1। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर लो, 1 2 3 4 रखो तो सब आपको क्या मिल जाएगा? x², अगर आप ब्रैकेट में ऐसा लिखना चाहो x², x की पावर 4, x की पावर 6, ये सब आता जाएगा ... ठीक। ये इवन पावर के लिए। इसमें अगर आप लोग लिखना चाहो तो x की पावर 3, x की पावर 5, x की पावर 7 ... अब देखो बच्चों, x² का ग्राफ बनाते हैं हम, y = x² का। तो y = x² का ग्राफ बना रहे हैं। सुनो, y = x² का ग्राफ बनाने के लिए आपको मालूम भी होगा, क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, ये पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है। इसमें देखो x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक। अब देखो हम x की वैल्यू कितना पुट किए हैं? 0, तो y की वैल्यू क्या मिला है? 0। अगर हम आपसे कहें x की वैल्यू 1 पुट करो, हम कुछ वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगा? 1। अरे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखो बच्चों, अगर हम कहें x की वैल्यू -1 पुट करो तो जब -1 पुट करेंगे तो ये कितना होगा? -1 का होल स्क्वायर, यानी कितना बन जाएगा? 1। y की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। अब सुनो, 1 पे हमारा कितना वैल्यू मिल रहा था? 1 मिल रहा था। और -1 पे भी कितना हमारा वैल्यू मिल रहा है? 1 ही मिल रहा है। तो देखो बच्चों, इसको हम यहाँ ज्वाइन करेंगे, इसको यहाँ से
ये हमारा पॉइंट होगा, इसको ज्वाइन करेंगे। तो जब आप ऐसे पॉइंट को ज्वाइन करोगे ना तो हमारे एक ग्राफ मिल जाएगा ऐसे, ठीक। तो हमारा एक ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब देखो ये आप इवन पावर में कुछ भी पूछे आप ग्राफ ड्रा कर सकते हो, सेम ग्राफ बनता है। इवन पावर में आप कुछ भी ग्राफ बोले तो आप लोग ड्रा कर सकते हो। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। बच्चों मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा एक दो बार इसको कॉपी में आप बनाना। आपको ये सब ग्राफ, बेसिक ग्राफ है, लर्न होना चाहिए। अगर आप सीख जाओगे ये सब तो ट्रांसफॉर्मेशन आप ग्राफ सीखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम कह दें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका ग्राफ बनाओ। y इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, इसका ग्राफ बनाओ। तो ये सब ग्राफ आप बहुत इजीली ड्रा कर लोगे। ये सब ग्राफ अभी नहीं पढ़ाया जा रहा है, उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आप ग्राफ पढ़ना पड़ेगा। तो आपको ये सब बेसिक ग्राफ आना चाहिए, फिर आप ये सब ग्राफ बना पाओगे। तो देखो बच्चों ये हमारा हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, ठीक। अगर हम कहें इसका बताओ डोमेन क्या, बताओ डोमेन। तो डोमेन देखो x की वो वैल्यू बताओ जिस पे फंक्शन डिफाइंड ना हो। x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पे ये फंक्शन डिफाइंड ना हो, हर एक वैल्यू पे डिफाइंड है। तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा r। रेंज बताओ रेंज। तो रेंज के लिए आपको हम बताए हैं आपको ग्राफ देखना रहता है। रेंज के लिए ग्राफ को देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। ये y एक्सिस के नीचे जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब इसका रेंज कितना हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट। 0 से इनफाइनाइट इसका रेंज हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट, ठीक। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है और इधर इनफाइनाइट तक और इधर इनफाइनाइट तक। y एक्सिस में केवल एबव x एक्सिस है, बिलो है ही नहीं है। देखो बच्चों ये जो भी ये फंक्शन है इसको इवन फंक्शन भी बोलते हैं। इसमें अगर माइनस आप रखोगे, जो भी माइनस और प्लस दोनों पे वैल्यू सेम मिलेगा, ठीक। x की माइनस और प्लस वैल्यू दोनों पे वैल्यू क्या मिलेगा, y की सेम मिलेगा। तो इसको इवन फंक्शन भी बोलते हैं। ये आगे की बातें हैं, जब आप ये सब पढ़ लोगे फिर नेक्स्ट जब एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव पढ़ाया जाएगा तो वहाँ बताएंगे। तो ये आपका हो गया y इक्वल टू एक्स के पावर 2n का। 2n का मतलब अगर आपको चाहो y इक्वल टू का है कोई x के पावर 4 का ग्राफ बनाओ, सेम ग्राफ, ठीक। x के पावर 8 का सेम ग्राफ। आपको हमेशा अप्रॉक्सीमेट ग्राफ से मतलब है, एग्जैक्ट ग्राफ से मतलब नहीं है। इसमें डिफरेंस आएगा। क्यों डिफरेंस आएगा देखो बता देते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, अगर मान लो x की वैल्यू आप 2 पुट करते हो तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक। अब देखो अगर आप मान लो x की वैल्यू इसमें ये आप ले लिए y इक्वल टू एक्स के पावर 4 में, x की वैल्यू कितना पुट किए थे 2, x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू कितना मिलेगा आपको 2 के पावर 4 यानी 16। तो जो 2 है उस पर आपको वैल्यू कितना मिल रहा है 16। तो ये जो हमारा कर्व है ना ये और तेजी से भागेगा, ऐसे भागेगा। तो डिफरेंस होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 इन दोनों का ग्राफ एकदम एग्जैक्टली एक जैसा होगा। एग्जैक्टली एक जैसा नहीं होगा, अप्रॉक्सीमेटली एक जैसा होगा। इस बात को आप लोग समझो। तो आप लोग को इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर एक्स स्क्वायर का बना ले जा रहे हो तो एक्स के पावर 4 का भी बना ले जाओगे। अब हम देखते हैं ऑड वाला। तो ऑड वाला कैसे बनता है बच्चों, देख लो। ये जो ऑड का ग्राफ आता है ना वो ऐसे जाता है, ठीक। ये अपोजिट क्वाड्रेंट में, ये देखो ओरिजिन के अबाउट ये क्या है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। अगर आपसे कोई बोले x की पावर 5 का तो सेम ग्राफ बनेगा। इसका बताओ डोमेन कितना होगा, डोमेन इसका हो जाएगा r। रेंज कितना होगा r। देखो प्लस इधर प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट तक ग्राफ जा रहा है। तो डोमेन r और रेंज r। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।